म्यूज़ियम्स की भी कतर में बहुतात है और ये जो जगह है ये है जी नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कतर। यहाँ पर आपको कतर का हेरिटेज मिलेगा, कतर का कल्चर मिलेगा। कतर को एक तरीके से यूँ कहिए मुकम्मल तौर पर समो दिया है उन्होंने इस नेशनल म्यूज़ियम में। अच्छा, अब यहाँ पर और भी म्यूज़ियम्स हैं, म्यूज़ियम ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री एंड आर्ट भी है यहाँ पर। अब ये जो नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कतर है, इसकी बिल्डिंग आपको मेरे पीछे नज़र आ रही है, ये एक बहुत ही अलग किस्म का शेप है और ये शेप बुनियादी तौर पर फ्रेंच आर्किटेक्ट है जॉन नोवाल, उसने ये बनाया था। और ये शेप है डेजर्ट रोज़ का, क्योंकि ज़ाहिर है जो कतरी लोग हैं उनका जो बैकग्राउंड है वो यही है कि वो इस सहरा में रहते थे और सहरा के लोगों का रिश्ता सहरा से कभी टूटता नहीं है, तो सहरा में डेजर्ट रोज़ होता है। अब ज़ाहिर है ये भी एक अल्लाह ताला की एक ख़ास यूँ कहिए कि एक मौजज़ा है, करिश्मा है कि सहरा में फूल खिलता है और वो जो फूल है उसकी साख्त बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी होती है और उसी साख्त को मद्देनज़र रखते हुए उससे इंस्पायर होकर जॉन नोवेल ने ये म्यूज़ियम जो है वो डिज़ाइन किया। अब आप देखें ये डिस्क्स लग रही हैं आपको, प्लेट्स लग रही हैं जो एक दूसरे के ऊपर साइडवेज रखी हुई हैं, कुछ जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन में है, कुछ साइडवेज हैं और इनको जोड़कर ये डेजर्ट रोज़ जो है उसके शेप से इंस्पायर होकर ये म्यूज़ियम बनाया गया है। और ये इट इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस फॉर एवरीवन। जो भी यहाँ पर आए वो ज़रूर इधर आता है ताकि एक पूरी हिस्ट्री और कल्चर कतर का उससे वो मुकम्मल तौर पर वाकिफ़ हो सके। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बड़ी सिग्निफिकेंट जगह है यहाँ की, और ख़ास तौर पर यहाँ का आर्किटेक्चर जो है वो बहुत मैटर करता है। और ये जो डिज़ाइनर था इसने और भी मिडल ईस्ट में भी, फ्रांस में भी बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्चर्स बनाए हैं, बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स बनाई हैं जो कि अपनी मिसाल आप हैं। और फिर ज़ाहिर है यहाँ पर जब उसे आइडिया दिया गया, उसको इस काम के लिए हायर किया गया कि उसने यहाँ पर एक म्यूज़ियम बनाना है। अच्छा, अब ये जो म्यूज़ियम है ये वो जगह है जो कि पहले कतर के जो अमीर हैं उनका ये रेजिडेंस भी होता था, तो उसकी जगह पर ये बनाया गया है। अब वो शिफ्ट कर दिया गया है कहीं और, तो इसको उस म्यूज़ियम के लिए इस्तेमाल किया गया है और ये म्यूज़ियम अब यहाँ पर है और लाखों विजिटर्स यहाँ पर आते हैं। अब ये कतरियों की एक बड़ी ख़ास बात है कि ये लोग जब भी किसी चीज़ को बनाने का इरादा करते हैं तो ये सोचते हैं कि ये चीज़ कैसे दुनिया में सबसे बेहतर और दुनिया में सबसे अलग हो सकती है। उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल यहाँ की बिल्डिंग्स का आर्किटेक्चर है, जो शेप्स ये लोग इस्तेमाल करते हैं, जो डिज़ाइंस ये लोग इस्तेमाल करते हैं, और उसके लिए ये लोग हायर करते हैं दुनिया के बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स को कि वो आएँ और जितने पैसे उस चीज़ के ऊपर लगते हैं ये लगाते हैं और फिर जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उसको दुनिया देखने के लिए आती है। जैसा कि ये है, अब ये देखो ये कितना खूबसूरत स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये स्ट्रक्चर है कतर नेशनल म्यूज़ियम का। कतर की जो हिस्ट्री है उससे हमें पता ये लगता है कि यहाँ पर जो लोग थे वो 3 किस्म के काम करते थे। एक तो फ़िशिंग, जो कि हमें यहाँ पर भी होती हुई नज़र आ रही है और अभी भी फ़िशिंग जो है वो यहाँ की इकॉनमी का एक बड़ा अहम हिस्सा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो लोग थे वो ये करते थे कि यहाँ समुंदर में नीचे डाइव मारते थे, समुंदर की तह में जो मोती होते थे वो लेकर आते थे और वो मोती फिर सारी दुनिया में सेल होते थे। पर्ल डाइविंग वो यहाँ की इकॉनमी का एक मेन हिस्सा था। और तीसरा फिर वो लोग जो है यहाँ पर ट्रेडिंग वगैरह करते थे। ये 3 चीज़ें थी जो कि यहाँ के लोगों का बुनियादी ज़रिया माश थी। अच्छा, फिर हुआ ये कि जापानीज़ पर्ल्स जो हैं वो मार्केट में आना शुरू हो गए, वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो गए, तो यहाँ से जो पर्ल्स निकलते थे उनकी मार्केट डाउन हो गई, यहाँ की इकॉनमी डाउन हो गई। और उसके बाद 1939 में सबसे पहला यहाँ पर तेल का कुआं दरियाफ्त हुआ था। फिर उसके बाद कुछ अरसे के बाद वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई, इकॉनमी एक मरतबा फिर डाउन हो गई, यहाँ की ऑयल जो एक्सपोर्ट होना था वो रुक गया, तो फिर से एक मरतबा इकॉनमी का डाउनफॉल शुरू हुआ। और फिर उसके बाद 1940s में 50s में एक मरतबा फिर इस जगह की इकॉनमी की रिवाइवल शुरू हुई जब ऑयल एक्सपोर्ट्स दोबारा से होना शुरू हुए। यहाँ पर दरियाफ्त होते गए ऑयल एंड गैस रिजर्व्स, और ये जगह इस वक्त दुनिया का
तीसरा बड़ा ज़ख़ीरा है अगर हम गैस रिज़र्व्स की बात करें, अगर हम ऑयल रिज़र्व्स की बात करें। और इसके अलावा अब अगर हम बात करें तो ये जगह ओपेक का हिस्सा तो नहीं है, कतर जो है वो इस वक्त ओपेक में शामिल नहीं है, लेकिन यहाँ पर जितनी भी एक्सप्लोरेशन अब होती है ऑयल की, तो वो ऑयल सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ की लोकल कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल होता है। जो गैसेस हैं यहाँ से एलएनजी वगैरह है वो तो सारी दुनिया में जाती है, तो उसकी वजह से इनका बहुत ज़्यादा अब रेवेन्यू आता है। ये फ़िशिंग चल रही है, बहुत सारे लोग इस वक्त फ़िशिंग के भी कारोबार से वाबस्ता है। नाइनटीन 1950s में इस जगह की जो पॉपुलेशन थी वो थी तकरीबन 25,000 लोग यहाँ पर रहते थे, और आज की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो आज इस जगह पर रहते हैं तकरीबन कोई 3 मिलियन लोग, यानी कि 30 लाख लोग यहाँ रहते हैं। अब ये जो 30 लाख लोग हैं इनकी कॉम्पोजिशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इन 30 लाख लोगों में से सिर्फ 15% लोग जो है वो यहाँ के ओरिजिनल नेटिव कतरीज हैं, तो वो 15% बन जाता है, कोई तकरीबन 4-4.5 लाख लोग यहाँ के ओरिजिनल कतरीज हैं। और उसके अलावा उन 30 लाख में से जो बाकी 26 लाख के करीब लोग हैं वो लोग हैं जो कि बाहर से दूसरे ममालिक से आए हैं, एक्सपैट्स जिनको हम कहते हैं। अगर हम नेशनैलिटीज़ की बात करें तो तकरीबन 100 अलग अलग नेशनैलिटीज़ के लोग इस जगह पर बसते हैं, यानी कतर में कतरी नेशनल्स के अलावा 100 अलग अलग नेशनैलिटीज़ के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें ये नेशनल म्यूज़ियम नज़र आ रहा है, बड़ा ज़बरदस्त व्यू है। यहाँ इस पानी में बोट्स हैं, वाटर स्पोर्ट्स वगैरह भी होते हैं यहाँ पर। ये जो सामने स्टेडियम नज़र आ रहा है ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट स्पॉट है। ये है जी स्टेडियम, इसका नाम है 974, ये फुटबॉल स्टेडियम है। और ये फुटबॉल स्टेडियम जो है इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि 974 तो यहाँ का कंट्री कोड है फ़ोन का। तो ये जो स्टेडियम है ये कंटेनर्स से बनाया गया था और 974 कंटेनर्स यूज़ हुए इस फुटबॉल स्टेडियम को बनाने के लिए। और ये इसकी ख़ास बात ये है कि इसको डिसमेंटल भी किया जा सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है ये एक कंटेनर से बना हुआ स्टेडियम है, तो जब चाहे आप इसको बना सकते हैं, जब चाहे आप इसको डिसमेंटल कर सकते हैं। और अब इसको डिसमेंटल किया जा रहा है और डिसमेंटल करके ये भेजा जाएगा, एक और अफ्रीकन कंट्री है वहाँ पर भेजा जा रहा है। ये उस कंट्री को ये गिफ्ट किया जा रहा है ताकि वहाँ पर जो फुटबॉल मैचेस हैं वो इस स्टेडियम में हो। तो अब यहाँ से ये सारे कंटेनर्स और सीट्स वगैरह हर चीज़ निकाली जाएगी, ये दूसरी कंट्री भेजा जाएगा, वहाँ पर यही स्ट्रक्चर इन कंटेनर्स की मदद से बना दिया जाएगा फुटबॉल स्टेडियम का, और वहाँ पर फुटबॉल होगी। अब ये कितनी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग बात है कि ये एक इस तरीके से एक ऐसा स्टेडियम है जो कि आप जब चाहे खड़ा कर दें, जब चाहे आप निकाल के किसी दूसरी जगह पर ले जाएं। तो वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये जिस जगह पर हम एंटर हो रहे हैं ये है म्यूज़ियम ऑफ इस्लामिक आर्ट। ये भी यहाँ का एक बहुत बड़ा और बड़ा मशहूर म्यूज़ियम है। ये इसका स्ट्रक्चर, सामने जो बिल्डिंग है ये हमें नज़र आ रही है, और इसके अंदर इन्होंने बुनियादी तौर पर सारी दुनिया से पास्ट और प्रेजेंट जो इस्लामिक आर्ट का ज़ख़ीरा जमा किया हुआ है वो यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है, जिसके अंदर बहुत सारे इस्लामी ममालिक में जो आर्ट के हवाले से काम हुआ है, जिसमें टेक्सटाइल भी आ जाती है, इस्लामिक कैलीग्राफी भी आ जाती है, और इस्लाम के साथ जो आर्ट एसोसिएटेड रहा है थ्रू आउट हिस्ट्री कि किस किस दौर में किस किस मुल्क में क्या क्या काम हुआ है। और अब एक तो हिस्टोरिक काम था और अब जो मॉडर्न काम हो रहा है उसको भी किसी तरीके से शामिल कर रहे हैं। फिर यहाँ पर मुख्तलिफ एग्जीबिशन वगैरह होती रहती हैं, जैसे अभी हज के हवाले से एक एग्जीबिशन हो रही है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कि इस्लामिक आर्ट से ताल्लुक़ रखती हैं वो इस म्यूज़ियम में सारी दुनिया से लोग आकर देखते हैं। अभी यहाँ पर जो है वो एक कुछ फैशन और टेक्सटाइल के हवाले से आर्ट एग्जिबिट सारी दुनिया से जमा करके लाए गए, क्योंकि जितनी वास्ट मुस्लिम एम्पायर्स थी जो कि पास्ट में थी और उसके बाद अब तो ज़ाहिर है सारे ममालिक अलग अलग हो गए, लेकिन हर मुस्लिम मुल्क का एक डिस्टिंक्ट कल्चर है और उस मुल्क का एक डिस्टिंक्ट आर्ट है। उस आर्ट को यहाँ पर लाकर जमा करना, कुछ
नादिर और नायाब नुस्खे जो हमारी इस्लामिक हिस्ट्री से कुरान पाक के थे वो यहाँ पर लाए गए हैं। तो एक बहुत ज़बरदस्त इसका एक जर्नी है कि किस तरीके से इसको बनाया गया और कैसे सारी चीज़ें यहाँ पर लेकर आए ये लोग। यहाँ से हम देख सकते हैं ये बिल्डिंग जो है पूरी इसकी हमें नज़र आ रही है और ये एक बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर है। अब ये जो स्ट्रक्चर है इस बिल्डिंग का, ये भी एक मिक्सचर है मॉडर्न और इस्लामिक आर्किटेक्चर। देखें, अगर आप देखें इसके अंदर तो आपको एक मस्जिद नुमा भी कुछ स्ट्रक्चर नज़र आएगा, ये बॉक्स आर्किटेक्चर भी नज़र आएगा इसके अंदर, जिसके अंदर कुछ मॉडर्न आर्किटेक्चर जो है वो इनकॉर्पोरेट किया गया है और कुछ हिस्टोरिक आर्किटेक्चर इम्प्लीमेंट किया गया है।